जरा सोचो, एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ऐसा लड़का जो अभी अभी ग्रेजुएट करके आया हो, लेकिन उसके पास नौकरी नहीं है और उनकी स्थिति इतनी खराब है कि उसके सालों पुराना घर जिसमें वो रह रहे थे वो भी छीनने वाला हो, क्योंकि उनके घर में पैसे की कमी है। और तभी उसे एक ऐसा सुपर पावर मिल जाए जिससे वो कुछ भी कर सकता है, हवा में उड़ सकता है, एक्शन कर सकता है और तमाम तरह की पावर मिल जाए, तो वो क्या क्या तबाही मचाएगा और फिर उसके पावर के वजह से उसे कितने दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा और क्या वो इन सारे ट्रबल से अपनी फैमिली को बचा पाएगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। मूवी का नाम है ब्लू बीटल। कहानी की शुरुआत होते ही हमें दिखाया जाता है एक रिसर्च एरिया जहां पर विक्टोरिया आती है, जो कि ओमेक कंपनी की मालिक थी, जिसमें वो आर्मी के लिए खास तरह की कॉस्ट्यूम तैयार करती थी जिससे वो और भी पावरफुल हो जाते थे। वो हैरी से कहती है कि इसकी खोज जारी रहनी चाहिए क्योंकि मैं 15 साल से इसकी खोज में लगी हूँ और आज मुझे फील हो रहा है कि ये वही स्क्रैब है। दोस्तों, ये स्कार्ब एक खास तरह की एलियन टेक्नोलॉजी की चीज थी जिसमें सुपर पावर थी। अब सीन चेंज होता है और हमें मूवी का हीरो हाइमी को दिखाया जाता है, जो अभी अभी बाहर से पढ़ाई करके आता है और फैमिली एयरपोर्ट में उनका इंतजार कर रहे थे। फिर वो लोग मिलते हैं और हाइमी के अंकल रोडी कार लेकर आता है और वो लोग वहाँ से रेस्टोरेंट खाना खाने जाते हैं, जहाँ उसकी बहन हाइमी को बताता है कि हम लोग बहुत परेशानी में हैं क्योंकि हमारा घर जिसमें हमने अपना बचपन बिताया है उसे अब छोड़ना पड़ेगा, और ये भी बताती है कि पापा को हार्ट अटैक भी आया था। अब वो लोग घर जाते हैं जहाँ हाइमी और उसकी बहन छत में बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ हाइमी बताता है कि हम इतने गरीब क्यों हैं, हमेशा हम लोग ही पीछे क्यों रहते हैं। और फिर वो कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे पास भी वो सारी चीजें होंगी जो आज नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं हाइमी और उसकी बहन एक बड़े कंपनी में साफ सफाई का काम करते हैं, जहाँ विक्टोरिया आती है क्योंकि वो उसी का घर था। अब अगले ही सीन में हम जेनिफर को देखते हैं जो विक्टोरिया की भतीजी होती है, जो बताती है ये ओमेक कंपनी हमारे फादर ने बंद कर दिया था, उसे आपने क्यों शुरू कर दिया, जिसपे वो कहती है कि ये हमारी कंपनी को और आगे ले जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हाइमी और उसकी सिस्टर वॉशरूम के पास होते हैं। इधर जेनिफर विक्टोरिया को रोकने की कोशिश करती है, जिसपे विक्टोरिया गुस्सा हो जाती है और उसे धक्का देने वाली थी, पर हाइमी उसे रोकता है, जिसपे विक्टोरिया हाइमी और उसकी सिस्टर को नौकरी से निकाल देता है। जहाँ हम देखते हैं हाइमी और उसकी सिस्टर कैब का वेट कर रहे थे, तभी वहाँ जेनिफर आती है और हाइमी उससे बात करता है, जिसमें जेनिफर हेल्प के लिए उसे थैंक कहती है और उसे अपना नंबर दे देती है और कहती है कि कल कोर्ट टावर में कभी भी आ जाना, मैं तुम्हें एक जॉब लगवा दूंगी। अगले सीन में हाइमी उसकी प्रोफाइल देख रहा था और उसे मैसेज करना चाहता था, पर वो वैसा नहीं करता है। फिर वो घर के बाहर जाता है जहाँ उसके फादर बैठे थे, जिसके साथ वो बातें करता है, जहाँ वो बता रहा है कि पता नहीं आगे जिंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, जिसपे उसके पापा कहते हैं कि हर किसी की जिंदगी का एक मकसद होता है जो अभी तुम्हें नहीं पता है, जब होगा तो खुद रास्ता दिखेगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं हाइमी कोर्ट टावर पहुंच चुका है और उसकी फैमिली भी उसके साथ मोटिवेट करने के लिए आई थी। हाइमी अंदर जाता है जहां वो कहता है कि जेनिफर से मिलने आया हूं, जिसपे काउंटर वाले उसे कहते हैं कि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको सामने जाकर बैठ जाना होगा। इधर हम जेनिफर को देखते हैं जो हैरी की आईडी को चोरी करके उस रूम में चली जाती है जहाँ वो स्क्रैप रखा हुआ था, जहाँ वो स्क्रैप को देखती है और उसे बर्गर के डब्बे में रखकर वहाँ से भाग रही थी। तभी हाइमी उसे देखता है और उसे फॉलो करता है। इधर हैरी देखता है कि स्क्रैप गायब हो चुका है, वो सबको इन्फॉर्म करता है और सारे डोर लॉक करता है। इधर हाइमी जेनी से मिलता है और जॉब के लिए कहता है कि तभी सायरन बजता है क्योंकि जेनी बाहर नहीं जा सकती थी, तो हाइमी को वो डिब्बा देती है और वहाँ से जाने को कहती है और उसे संभाल कर रखने के लिए कहती है। हाइमी वहाँ से भागता है। अगले सीन में हम देखते हैं हाइमी और उसकी फैमिली उस डिब्बों को देख रहे थे और हाइमी का मजाक उड़ा रहे थे। फिर वो लोग उसे खोलते हैं और वो लोग उसे एक एक करके देख रहे थे कि तभी वो एक्टिवेट हो जाता है और हाइमी पे अटैक करता है। सभी डर जाते हैं और वो स्क्रैप बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगता है और फिर वो एकदम ब्लू बीटल बन जाता है और फिर उसके अंदर से आवाज आता है कि सिस्टम टेस्टिंग शुरू हो रहा है। तभी वो छत फाड़ के आसमान में उड़ जाता है और ऐसा ही बहुत देर तक चलता रहता है और फिर वो एक कार के ऊपर गिरता है जहाँ वो खड़ा होता है। तभी वो बस उसके सामने आ जाता है और सूट के पावर से वो बस 2 टुकड़े में अलग हो जाता है और ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो रही थी। हाइमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और फिर वो घर में आकर गिरता है, जिसके बाद उसके बॉडी में एक भी कपड़े नहीं होते हैं और वो बेहोश हो जाता है। फिर जब वो उठता है तो वो कपड़े पहन रहा था, तभी वो आईने में देखता है कि वो स्कार्फ उसके पीठ में घुसा हुआ है और वो डर जाता है। उसके बाद वो जेनी कोर्ट के पास जाता है क्योंकि वो जानता था कि इसे कैसे निकालना है। जब वो कोर्ट टावर पहुंचता है तो वहाँ जेनिफर भाग रही थी और उसके पीछे विक्टोरिया के आदमी पड़े थे। फिर वो हाइमी
जेनी के कार में बैठते हैं और वहाँ से भागते हैं और फिर हाइमी घर में देखता है जहाँ उसका अंकल बहुत गुस्सा हो रहे थे क्योंकि उनकी कार हाइमी ने खराब कर दिया था। जेनी हाइमी से उस बॉक्स के बारे में पूछती है जिसको उसने दिया था, जिसपे हाइमी उसे दिखाता है कि वो चीज उसके बॉडी में फंसा हुआ है, जिसपे जेनिफर बताती है कि ये एक्टिवेट तभी होता है जब ये किसी को चूज करता है, इसका मतलब एस्कैर्ब ने तुम्हें चूज किया है। तो वो उसे निकालने का तरीका पूछता है, जिसपे जेनी बताती है कि इसके बारे में हमें एक ही जगह से पता चल सकता है, लेकिन उसकी चाबी कोर्ट बिल्डिंग में है और वहाँ हाई अलर्ट लगा हुआ है। तो हाइमी के अंकल कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कौन से सिक्योरिटी होगी, सीसीटीवी ना, मैं उसे हैक कर सकता हूँ। और फिर वो लोग चाबी चुराने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टोरिया को देखते हैं जहाँ उसके लेफ्ट हैंड आर्नोल्ड उसे बताता है कि एस्कार्प जेनी ने चोरी कर लिया है, जिसपे विक्टोरिया उसे किसी भी हालत में ढूंढने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ हाइमी के अंकल कार में रहकर सीसीटीवी संभाल रहे थे। हाइमी और जेनिफर अंदर जाते हैं और चाबी चोरी करते हैं, जहाँ जेनी हाइमी को बताती है कि इस कंपनी को विक्टोरिया और मेरे दादा ने मिलकर शुरुआत किया था और इसे मिलिट्री पावर हाउस में बदल दिया, लेकिन दादा के मरने के बाद विक्टोरिया को लगा कि अब वो इसकी मालिक बनेगी, लेकिन उन्होंने मेरे डैड के नाम में सारी कंपनी कर दिया था। इधर सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि यहाँ का सीसीटीवी हैक हो चुका है। जब हाइमी और जेनी भाग रहे थे तभी आर्नोल्ड वहाँ पहुँच जाता है और वो हाइमी को मारने ही वाला था कि तभी फिर से एस्केप एक्टिवेट हो जाता है और दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होता है, जहाँ हाइमी को एस्केप के अलग अलग नए पावर्स के बारे में पता चलता है। उसके बाद आर्नोल्ड उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी उसका अंकल उसे कार से ठोक के उसे बचाता है और वहाँ से उस जगह पे जाते हैं जहाँ का उसने चाबी चुराई थी। वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ का नजारा देख के उसके अंकल बताते हैं कि तुम्हारे डैड ब्लू बीटल थे। जेनी बताती है उसके पापा स्कार्प को अनलॉक करना चाहते थे पर वो नहीं हुआ। हाइमी के अंकल कंप्यूटर में उसको निकालने का तरीका ढूंढने लगते हैं। इधर हाइमी जेनी के डैड के कपड़े पहनता है और दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, जहाँ जेनी अपने फैमिली के बारे में बताती है और फिर वो दोनों किस करने वाले थे कि तभी वहाँ अंकल पहुंच जाते हैं और वो उसे बताते हैं कि जब एस्कार्प किसी के बॉडी में एंटर करता है तो वो उसके दिमाग से जुड़ता है और एक हो जाते हैं और इसको निकालने का बस एक ही तरीका है, उस इंसान की मौत, जिसपे वो परेशान होता है। जिसपे अंकल उसे समझाते हैं कि ये तुम्हारी किस्मत है कि तुम्हें ये पावर मिली है, शायद ये तुम्हारे भले के लिए हो। और तभी वो लोग देखते हैं कि विक्टोरिया का प्लेन हाइमी के घर की तरफ जा रहा है, जहाँ हम देखते हैं विक्टोरिया के सारे सोल्जर्स उसके घर को घेर लेते हैं। इधर हाइमी छत से कूदता है तो स्कार्प एक्टिवेट हो जाता है और वो घर की ओर जाता है। वहीं उसके घर में सभी को विक्टोरिया के सोल्जर्स बाहर निकालते हैं और उसे गोली मारने वाले थे कि तभी वहाँ हाइमी पहुंचता है और सभी को मारता है और फाइट सीन्स होता है, जहां उसे उसकी अलग अलग पावर दिखाई देता है। तभी उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसे बचाने हाइमी जाता है। तभी उसे एक खास तरह के हथियार से कैद कर लेते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। इधर उसके फादर का डेथ हो जाता है और साथ ही हाइमी का घर भी आग लगने से पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी फैमिली हाइमी को बचाने की प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि विक्टोरिया उसे कहां लेकर गई है। जिसपे जेनिफर आती है और कहती है कि मुझे पता है कि उसे कहां ले गए हैं। और फिर वो लोग सभी को अपने डैड के उसी घर में ले जाते हैं जहां की उन्होंने चाबी चुराई थी, यानी कि अपने पुराने घर। फिर वो लोग वहां एक मशीन में बैठते हैं जो एक मक्खी के शेप की होती है। फिर वो लोग उस अड्डे पे पहुंचते हैं जहां हाइमी को लेकर गए थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं हाइमी को बेहोश करके उसकी सारी पावर्स को वो लोग अपने ओमेग के मशीनों में ट्रांसफर करने वाले थे और साथ ही आर्नोल्ड में भी ट्राई करना चाहते थे। इधर शिप के अंदर जेनिफर सभी को अपने डैड के वेपन्स दिखा रहे थे और उसे यूज करने के लिए तरीके बता रहे थे जिसमें वो फाइट कर सके। और वो लोग टनल से अंदर जाने का प्लान बनाते हैं और वहाँ का पावर हाउस को उड़ाने का सोचते हैं। और फिर वो लोग उस आइसलैंड में लैंड करते हैं जहाँ उनका सामना वहाँ के गार्ड से होता है, लेकिन इनके पास जो शिप था वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से भरा था, जिससे ये लोग सारे लोगों को मार देते हैं। और फिर वो लोग टनल में अलग अलग रास्ते में जाते हैं। इधर विक्टोरिया प्रोसेस शुरू कर देते हैं, जिसपे हैरी कहता है कि अगर हम ओवरलोड करेंगे तो ये मर सकता है। फिर विक्टोरिया कहती है अगर ये मर गया तो हम इसके बॉडी से एस्केप निकाल लेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं जेनिफर और हाइमी की सिस्टर एक ऐसे जगह में पहुंच जाते हैं जहां ओमेग के सारे मशीन रखी हुई थी और सभी के अंदर ब्लू बीटल का पावर ट्रांसफर हो रहा था। वहीं हैरी कहता है कि हाइमी की धड़कन बढ़ रही है, इसकी जान भी जा सकती है। कि तभी हम देखते हैं कि हाइमी अपने माइंड में अपने फादर से बात करता है, जहाँ उसके फादर उसे हौसला देते हैं। इधर जेनिफर पावर हाउस में बॉम्ब लगा देता है और उसे उड़ाने वाले थे। तब तक ट्रांसफर पूरा हो चुका था और आर्नोल्ड के पास भी पावर आ गए थे और वो एक मोनेस्टर में बदल जाता है। वहीं जेनी पावर हाउस उड़ा देती है और हाइमी को होश आ जाता है। तभी हैरी उसे वहां से भगा देता है, जिसकी वजह से आर्नोल्ड उसे जान से मार देता है, लेकिन ब्लू बीटल एक्टिवेट नहीं हो रहा था। अगले सीन में जेनिफर और हाइमी का सिस्टर अलग हो जाते हैं
इधर हाइमी बार बार एस्केप को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है बट वो एक्टिव नहीं होता और उसके पीछे विक्टोरिया के कुछ लोग पड़े थे और उसे मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ उसकी दादी एक बड़ी तोप लेकर आती है और सभी को उड़ा देती है और अपने पोते को बचा लेती है। इधर जेनी को विक्टोरिया पकड़ लेती है। सभी प्लेन में बैठते हैं तो पता चलता है कि जेनिफर उसकी बहन तो टनल में ही रह गई। तभी हाइमी उन्हें ढूंढने जाता है जहाँ उसकी बहन के पीछे कुछ लोग पड़े थे। तभी ब्लू बीटल वहाँ आता है और एक जबरदस्त सीन होता है। सभी को मारने के बाद वो जेनिफर को ढूंढने जाते हैं पर उसका सामना आर्नोल्ड से होता है जहाँ दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है, जहाँ ब्लू बीटल आर्नोल्ड के साथ फीका पड़ रहा था। आर्नोल्ड फिर से एक बार हाइमी को मारने वाला था तभी उसके अंकल उसे बचाते हैं, लेकिन आर्नोल्ड अंकल पे बम फेंक देता है। हाइमी को लगा कि वो मारे गए हैं जिसकी वजह से उसके अंतर आत्मा जागती है और फिर वो आर्नोल्ड को कुत्ते की तरह धोता है। इधर विक्टोरिया जेनी को पकड़ के रखी थी कि तभी जेनी चालाकी से हेलीकॉप्टर से नीचे आती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि आर्नोल्ड को हाइमी मारने वाला था कि तभी स्कैर्प उसे मारने से रोकती है और वो आर्नोल्ड के पास्ट को हाइमी को दिखाती है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी माँ का एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो जाती है और विक्टोरिया उसको जबरदस्ती उठाकर अपने सेना में भर्ती करवाता है और जब एक बॉम्ब के फटने से उसके हाथ और पैर नहीं बचते तो उसे अपने ओमेग के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करता है। ये सब देखने के बाद हाइमी उसे नहीं मारता, जिसके बाद आर्नोल्ड उसे अपने फैमिली के साथ वहाँ से जाने को कहता है और विक्टोरिया के पास जाकर खुद को और विक्टोरिया को ब्लास्ट करके मार देता है। इधर हाइमी अपने फैमिली के पास शिप में जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके अंकल तो अभी जिंदा है और फिर वो लोग उसके घर जाते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग अपने घर के बाहर खुशियां मना रहे थे। तभी वहाँ जेनी आती है और कहती है कि आपके घर के सारे नुकसान को कॉर्ड कंपनी भरेगी और अंकल को भी एक कार गिफ्ट करती है। उसके बाद हाइमी और जेनी के बीच किस होता है और मूवी वहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।